देखिए, अब इसको याद रखना है कि जब एंगल 0 है तो ईएमएफ 0 है, एंगल 90 है तो ईएमएफ मैक्सिमम। 180 180 पे 0, 360 पे 0। ठीक है, 0, 180, 360 इन पे ईएमएफ 0, जबकि 90 पे मैक्सिमम, 270 पे मैक्सिमम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इसी चीज को देखिएगा जरा। अब इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो ये हुआ इसका ग्राफ ड्रॉ। लें, ये देखें अब इसको, ये दिखाई दे रहा है ना सही तरह? ग्राफ अभी ड्रॉ करना है मैंने। हाँ जी, सही तरह दिखाई दे रहा है, कोई नहीं? सर दे रहे। अच्छा, आप जरा इसको देखें। शुरू में जब एंगल 0 है, ये देखें आपके सामने, एंगल जब 0 है तो कोयल किस डायरेक्शन में होगा? ये कोयल ऐसे होगा जैसे मेरा हाथ है, यानी बिल्कुल उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जरा देखें, एरिया की भी वही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन है, लिहाजा एंगल हुआ 0। अब यहां पे देखें जरा, अब यहां पे इस कोयल की डायरेक्शन आउटवर्ड, डाउनवर्ड नहीं है, ये आउटवर्ड है। ठीक है, अब कोयल की डायरेक्शन है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स राइट। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। मजीद जरा देखें, रोटेशन जारी है, ये इस तरह था ना, तो ये रोटेट करता जा रहा है ऐसे, मतलब यूं था, यूं था, तो अब इसमें रोटेशन हो रही है, लाइक इस तरह से ये रोटेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, इस तरीके से रोटेशन कंटिन्यू है। ठीक है, तो अब जरा देखें, 90 जब 90 है तो इसका मतलब है एरिया आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ। मजीद जरा देखें, रोटेशन जारी है, अभी रोटेशन जारी है, तो अब एरिया इस तरफ हो गया, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड की तो वही डायरेक्शन है, जाहिर सी बात है, टुवर्ड्स राइट। एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इस तरह बाकी भी देख लें। ठीक हो गया, इस तरीके से एंगल चेंज होता चला जा रहा है। अब जरा देखें, अभी अभी तो हमने देखा, ये इतनी लंबी चौड़ी हमने जो डिस्कशन की, उसमें यही तो हमने देखा कि जब एंगल 0 डिग्री है तो ईएमएफ कितनी है? ईएमएफ है 0। जब एंगल 0 डिग्री तो ईएमएफ 0। इसका मतलब है पॉइंट हमारे पास बना ये वाला। अब ग्राफ ड्रा करने वाला हूं, वही 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 8 जो आपने ग्राफ ड्रा करने के मेथड सीखे थे, उसी के अकॉर्डिंग। तो जब ईएमएफ 0, तो सॉरी एंगल 0 तो ईएमएफ 0, इसका मतलब ये हमारा एक पॉइंट बन गया, ये वाला। मजीद जरा देखें, जब एंगल है 90 डिग्री तो ईएमएफ थी मैक्सिमम। एंगल 90 डिग्री था तो ईएमएफ मैक्सिमम थी, स्क्रीनशॉट सेव आपके पास, देख लीजिएगा। अब यहां से बार बार बोर्ड हटाऊंगा तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। एंगल 90 डिग्री तो ईएमएफ मैक्सिमम। देखें जरा, ये 90 डिग्री वाली पोजीशन है जिसको T/4 लिखा है। T/4 क्यों लिखा है वो भी अभी बताता हूं। तो ये 90 डिग्री वाली लोकेशन है, ये बिल्कुल 90 के नीचे है। तो देखें, यहां से डायरेक्टली ऊपर आए और यहां से इधर आए तो ये आपको आपको नया पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस इज अवर अनदर पॉइंट। जब एंगल 90 डिग्री तो ईएमएफ मैक्सिमम। मजीद देखें, एंगल जब 180 था तो ईएमएफ कितनी थी? 0 थी। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट आ गया 180 डिग्री तो ईएमएफ 0। ठीक हो गया, मजीद आगे देखें, जब एंगल 270 था तो ईएमएफ मैक्सिमम थी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। अब यानी माइनस ई मैक्सिमम आई थी ना, तो माइनस ई मैक्स की तो ये वैल्यू है। इसका मतलब है कि यहां से सीधे आगे आए, ठीक है, और यहां से 270 से नीचे आए, तो यहां पे ये हमें हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरा मजीद देखें, जब एंगल था 360 डिग्री तो ईएमएफ कितनी थी? ईएमएफ थी 0। सो ये 360 और ये ईएमएफ 0, तो ये हमें एक और पॉइंट मिल गया। अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको आपका रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। तो ये मिला हमें हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ, लाइक ये। लें जी, इस तरीके से ग्राफ आगे चलता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। अच्छा, यस अब जरा सर। देखें, अब जरा देखें, ये T/4, T/2, 3T/4, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? असल में टाइम पीरियड क्या होता है? रोटेशन के दौरान टाइम पीरियड क्या होता है? जब कोई चीज रोटेट कर रही है, मीन फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन के टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जितनी देर में फैन अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, दैट विल बी इट्स टाइम पीरियड। अगर फैन 2 सेकंड्स में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हुआ 2 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो टाइम पीरियड 10 सेकंड्स। ठीक है, इस तरह अर्थ अपनी एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करती है? अर्थ अपनी एक रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन, सन के अबाउट में नहीं कह रहा, वो रेवोल्यूशन होगी। तो अर्थ की अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होती है कितनी देर में कंप्लीट होती है? 24 आवर्स में। तो अर्थ का टाइम पीरियड बन गया 24 आवर्स। ठीक हो गया, तो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। अब ये कोयल अपनी एक रोटेशन कितनी देर में कंप्लीट करेगा, उस टाइम को कहा जाएगा टाइम पीरियड। और जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो एंगल कितना कवर हो जाता है? एंगल कवर हो जाता है 360 डिग्री। दैट्स व्हाई 360 डिग्री विल बी इक्वल टू वन टाइम पीरियड, कैपिटल टी। ठीक है, अच्छा, जब 360 डिग्री टी के इक्वल है, टाइम पीरियड के इक्वल है, तो 360 का हाफ क्या होता है? 180। तो 180 डिग्री किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली T/2 के इक्वल होगा। आई समझ बात की? इसी तरह अब जरा देखें, 90 डिग्री जो है वो 180 और 0 के दरमियान में है, यानी 180 का हाफ है 90। तो अगर 180 के करस्पॉन्डिंग T/2 बन रहा है
तो 90 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, t/2 का भी हाफ, यानी t/4 बन जाएगा। आगे ना समझ बात की। और इसी तरह 270 के करस्पॉन्डिंग 3t/4 कैसे बनेगा, देखिए 180 के करस्पॉन्डिंग t/2 है, 360 के करस्पॉन्डिंग t है। तो जैसे 270 जो है इन दोनों का एवरेज है 180 और 360 का, यानी 180 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 270 आता है। बिल्कुल इसी तरह t/2 प्लस t, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो 3t/4 बन जाएगा। आगे ना समझ बात की। तो इसलिए 90 के करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है t/4 है, सॉरी टाइम t/4 है, 180 के करस्पॉन्डिंग टाइम t/2 है, 270 के करस्पॉन्डिंग 3t/4 है, और 360 के करस्पॉन्डिंग t है। यस, अब मुझे बताएं कोई मसला यहां तक है, ये क्या हुआ है? नो सर। अच्छा, फिर इसका लेने स्क्रीनशॉट। अब ये जो ग्राफ है ये सिर्फ ईएमएफ का ग्राफ नहीं है, करंट का भी यही ग्राफ है। करंट का क्यों यही ग्राफ है, देखें करंट की इक्वेशन अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ वो क्या बनेगी, देखिएगा जरा, वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। करंट की इक्वेशन, यानी जो करंट इंड्यूस होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो करंट जो होगा, यहां से देखें, करंट जो होगा दैट विल बी, ओहम्स लॉ के मुताबिक क्या होगा, E डिवाइडेड बाय R। ऐसे ही है। तो ये मैंने अगले स्टेप में लिख दिया, E की जगह में क्या लिखूंगा, लिखूंगा E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R अपनी जगह पे मौजूद। अब देखें जैसे E बाय R जो है वो I होता है, तो E मैक्स बाय R क्या होगा, I मैक्स हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये बन गया I मैक्स साइन ओमेगा टी। लें जी, अब जरा देखें ये करंट की इक्वेशन आ गई, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू आई मैक्स थीटा साइन थीटा, एक ही बात है। अब जरा गौर से देखिएगा, जैसे ईएमएफ की इक्वेशन में साइन मौजूद था, तो कर्व जो हमारे पास बनी, जो ग्राफ बना वो साइन वाला ग्राफ बना, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है ऐसा। तो जब ईएमएफ के फार्मूला में साइन थीटा मौजूद था तो ग्राफ हमें साइन थीटा वाला मिला। तो इसी तरह करंट के फार्मूला में भी तो साइन थीटा मौजूद है, तो इसका भी तो ग्राफ ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली ऐसा, बिल्कुल 100% ऐसा। फर्क सिर्फ इतना होगा, जब करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आई मैक्स और माइनस आई मैक्स लिख देंगे, बस। हो गया ना क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा, एक चीज अब और देख लें आखिर में, वो क्या है कि वैसे बता भी दी थी मैंने आपको, ओमेगा को जो मैंने लिखा था 2πf, ये f क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस एसी कॉयल की फ्रीक्वेंसी, कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है एसी के कॉयल की, यानी एसी जनरेटर का कॉयल, यानी वापडा में, वापडा के जो लगे हैं उधर तरबेला और मंगला वाली साइड पे जो कॉयल्स लगे हैं बड़े बड़े, वो कॉयल कितनी देर में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, वो करता है, सॉरी, वो कॉयल एक सेकंड में कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, तो एक सेकंड में वो 50 रोटेशंस कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब है ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पाकिस्तान में कितनी है, फ्रीक्वेंसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसकी जो वैल्यू रखी गई है वो रखी गई है 50 हर्ट्ज। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज है, पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है। ठीक हो गया? तो ये एफ जो है फ्रीक्वेंसी, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये चीज अब माइंड में रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बार बार हम इसको जो है इसका जिक्र करेंगे। एफ किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे एसी के कॉयल की। हमारा एसी कॉयल, ये वाला जो कॉयल है, ये एक सेकंड में कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, तो पाकिस्तान में एक सेकंड में ये कितनी रोटेशंस कंप्लीट करता है, 50 रोटेशंस कंप्लीट करता है। अगली बात कि ये कोयल जो है, ये कोयल, यही कोयल तो है जो हमारी ये एसी की वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे एसी करंट की या एसी की ईएमएफ की वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये कोयल ही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोयल की फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी हमारे इस एसी क्वांटिटी की है, यानी हमारी एसी ईएमएफ या एसी करंट। एसी क्वांटिटी में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, एसी ईएमएफ, एसी करंट। तो हमारी एसी क्वांटिटी जो है, एसी वोल्टेज, एसी एसी ईएमएफ और एसी करंट, इनकी भी सेम वही फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारे इस एसी के कॉइल की फ्रीक्वेंसी है। समझ आ गई ना बात की? अब ये चीज माइंड में रखनी है, नेक्स्ट चैप्टर में बार बार डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो इसका मतलब है हम अपने एसी कॉइल की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं या एसी कर्व की फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि इस एसी कर्व को प्रोड्यूस करने वाला ही एसी कॉइल है। तो जो कॉइल की फ्रीक्वेंसी वही इसकी भी फ्रीक्वेंसी। कैसे दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे सेम होगी? याद है ना 10th क्लास का रिपल टैंक, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, रिपल टैंक।
तो जो रिपल टैंक में जो हमारा वाइब्रेटर होता था, जो हमारी मोटर होती थी, जो उस मोटर की फ्रीक्वेंसी होती थी, उस मोटर की वजह से पैदा होने वाली वाटर वेव्स की भी वही फ्रीक्वेंसी होती थी। यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वेव की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली सेम होती है। तो यहां भी तो ऐसे ही है, ये सोर्स है, ये कॉइल जो है ये सोर्स है, और उस सोर्स की रोटेशन के नतीजे में ये वेव जनरेट हो रही है। तो जो कॉइल की फ्रीक्वेंसी वही इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 50 हर्ट्ज जो है वो इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, एक ही बात है। ठीक हो गया जी।